अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। आज की इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे को होस्ट फ़ाद अली, बेसिकली जिनका खालिस्तान इंडिया की इंटरनल पॉलिसी वगैरह पर काफ़ी इनका नॉलेज और इनकी एक्सपर्टीज़ है। और हमारे जो गेस्ट हैं वो फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल सर हरजीत सिंह हैं। इससे पहले भी हम इनके साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स कर चुके हैं और सबसे पहले तो मैं अपने जो दोनों दोस्त हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त इस प्रोग्राम के लिए निकाला। सो वेलकम सर हरजीत, और रफ़ात भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू मनान एंड फहाद, आप दोनों को सलाम, सत श्री अकाल। जहाँ भी आपके दर्शक हैं, बांग्लादेश के भाइयों बहनों को स्पेशली मेरा सलाम। आज की बात में अगर निकलेगी बात तो हम बांग्लादेश का भी बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज बेसिकली मैं थोड़ा सा अगर इंट्रो दे दूं, आज की वीडियो में हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दी है 114 राफेल एयरक्राफ्ट की, और ये 114 राफेल एयरक्राफ्ट स्पेशली डिप्लॉय किए जाएंगे पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर। बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज किस तरह इस बड़े स्टेप को काउंटर करेंगे या उसका क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरा जो आम चीज़ है कि यूएस से बहुत बड़ी खबर आई है सिख कम्युनिटी को लेकर। फिर इंडिया की जो रॉ है वो किस तरह वहाँ ऑपरेट कर रही थी और किस तरह इंडिया का नेटवर्क था। खासतौर पर निखिल गुप्ता का जो केस है, जो रॉ के या इंडियन मिलिट्री के आप कह लें कि सर्विंग ऑफिसर थे, वो वहाँ कर क्या रहे थे और किस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ उन्हें सजा हुई है। ये तमाम चीज़ें आज हमें हरजीत सर डिटेल से समझाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर अगर मैं थ्रो करूँ तो ये है कि इंडिया की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने अप्रूवल दिया है 114 राफेल का, और इनकी जो टोटल वर्थ है इट्स अराउंड $40 बिलियन। तो सर जो हर राफेल है वो $315 मिलियन का है, जबकि उसके मुकाबले में कोई भी दुनिया का 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट या इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो भी 100 से 115 $120 मिलियन के दरमियान होता है। तो इंडिया ने इतनी बड़ी ये डील क्यों की है? आपको क्या लगता है कि जो इंडिया सो कॉल्ड टीओटी ले रहा है या इतनी महंगी डील करने के बाद बेशक वेपन पैकेज भी इंक्लूड हो, तो क्या ये किकबैक्स इसके अंदर आएंगी? अडानी, अंबानी या जैसी टाटा इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज इसके सब कॉन्ट्रैक्टर्स बनेंगी और फिर वो सब मामला शुरू होंगे जो इससे पहले भी राफेल डील हमने सुनी थी। और आप किस तरह देखते हैं कि एक तरफ बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफन ले रहा है, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ऐसा रेडार बेस्ड एयरक्राफ्ट हैं 4.5 जनरेशन की, अब तो पाकिस्तान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहा है। बांग्लादेश F-17 थंडर को, जेट-एन-सी को देख रहा है, खासतौर पर उनकी जो परफॉर्मेंस थी ऑपरेशन सिंदूर के डोमेन में। अब इंडिया वही राफेल जो मई में फेल हुए थे उन्हें बहुत बड़ी तादाद में दोबारा ले रहा है, और फिर उन्हें डिप्लॉय भी उन्हीं कंट्रीज़ के खिलाफ करना है जहाँ पहले ही टेंशन चल रही है, जिनमें बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है। तो आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? हाँ, देखो ये जो आपने जो कहा किया कि करप्शन इन्वॉल्व है, क्या इसमें इनकॉम्पिटेंस इन्वॉल्व है, क्या इसमें इंडिया के जो सिस्टम में एक सिविलियन सुपरमेसी है बाबुओं की, जो कि उनके फौजियों की कोई उसमें इनपुट नहीं है, वो इन्वॉल्व है, और क्या इसमें मैं कह रहा हूँ कुछ कुदरती ताकतें भी इन्वॉल्व हैं कि इतने बेकार डिसीजन हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें। बिल्कुल, तो आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि ये जो डील इंडिया ने साइन करने की बात की है, तो मैं पहले प्रोसेस बताता हूँ। ये सिर्फ अभी पहला स्टेप हुआ है, ठीक है। तो इंडिया का जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस है उसमें पहले तो प्लानिंग करती है, एयरफोर्स बोलती है हमें इतने जहाज चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक RFI इशू होती है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मंगाते हैं कि भाई कौन कौन बेच रहा है जहाज। फिर उसके बाद ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी होती है, ये जो आपने बताया ना DAC से, कि हाँ जी हम मानते हैं कि आपको चाहिए, आप जाके अपना वेंडर ढूंढ के नेगोशिएट कर लो और फिर हमारे पास डील ले आओ, हम साइन करेंगे। तो अराउंड 8 स्टेप है, ये उसमें से तीसरा स्टेप है। तो उसमें डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस ने इतना बोला है कि हमने आपकी जो है नेसेसिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होना है कि एक RFP निकलना है, टेंडर निकलना है, ठीक है। इसमें इन्होंने पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है कि राफेल है, चलो ठीक है, उसमें ज़्यादा कॉम्पिटिटर राफेल ही भेजेगा सारी वो। फिर उसके बाद उसकी इवेल्युएशन होगी, ट्रायल होंगे, चलो हमने वो भी मान लिया कि ट्रायल भी ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि पहले ही खरीदे हुए हैं। फिर उनकी नेगोशिएशन होगी, कमर्शियल नेगोशिएशन होगी, वहाँ तो सारा मसला फंसना है, ठीक है।
सारी इनकी जो इन्होंने आपके दर्शकों को पता नहीं होगा कि 2014 पहली इन्होंने रफेल के एक जो एक्सेप्शन और नेसेसिटी ये सारा प्रोसेस 2007 में शुरू हुआ था। उसको बोला गया था आई थिंक MMRCA डील। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, 2007 में शुरू हुआ, 2014 तक ये 7 स्टेप कंप्लीट हो गए, 8वें स्टेप पे आ गए कि जी अब बस ये नेगोशिएशन हो जाए, बस उसमें भी 3 पॉइंट रह गए। ठीक है, वो जैसे ही मोदी साहब आए, उन्होंने बोला ये अखीरला पॉइंट है, ये मोदी साहब करेंगे नेगोशिएट, मैं चले जाता हूँ। मोदी साहब की सरकार आई 2014 में, उन्होंने बोला ये सारे 7 स्टेप जीरो है, छोड़ो ये डील। सारा प्रोसेस जो पिछले 9 साल चला उन्होंने रद्द कर दिया। बोला हम ये 36 जहाज लेंगे जिसमें हम कुछ नेगोशिएट जो उन्होंने माड़ा मोटा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेंगे फ्लाई वे कंडीशन में, कोई हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लोकल मैनेज जो क्लॉजेस थे ना वो 3 थे। 3 चीज़ों में इनकी बात फंसी हुई थी, आज भी फंसेगी क्योंकि वो कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें। पहला जो क्लॉज में ये फंसे कि भाई इन्होंने बोला कि हमारे जो क्या कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का लो वट एवर हमें बताओ। ठीक है, दूसरा इतनी मैन्युफैक्चरिंग HAL करेगी 70% और 50%। फिर बोला अच्छा फिर मैन्युफैक्चरिंग भी HAL करेगी, उसमें डिटेल होती है भी कौन सी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसमें वर्क ऑर्डर डिसाइड होता है, इतना काम HAL करेगी ये वो, उसमें काफ़ी चीज़ें फंसी। फिर इन्होंने बोला कि अगर ये सब मान भी जाए तो काम HAL करे, गारंटी डेसो दे, वारंटी कि जहाँ चलेगा। और डेसन का भाई काम आप करो, आप वारंटी मैं क्यों दूँ, वारंटी आप दो। ठीक है, तो इन चीज़ों में इनकी काफ़ी चीज़ों में इनका कोई फिर था कि हमें सोर्स कोड दो हम सारे, ताकि अपने वेपन अस्त्रा शस्त्रा वट एवर वो चलते हैं कि नहीं चलते किसी को नहीं पता, हम इंटीग्रेट कर सकते। तो क्या ये नहीं दे सकते, हमारा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये दे देंगे तो फिर बात क्या रहेगी, फिर तो हमने मतलब आप ही कल बना के बेचोगे दुनिया को, तो मेहनत हमने की, इन्वेस्टमेंट हमने। तो वो उस पर इनकी नेगोशिएशन नहीं हुई, तो 36 जहाज लिए इंडिया ने। अब ये दोबारा आ गए उसी प्रोसेस में, अब बोल रहे हैं हम दोबारा वही काम करेंगे। तो अब इन्होंने अब चेंज क्या हो गया है मुझे बताओ कि 2014 में 2025 में ऐसा क्या चेंज हो गया है इन जो 3 पॉइंट्स में जो इनकी नेगोशिएशन फंस गई थी। क्या व्हाट विल हैपन कि आज ये वो नेगोशिएशन पे एग्री कर जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता, अनटिल एंड अनलेस इसमें करप्शन हो। पहला ये सब रद्द कर दो, 36 लेंगे। उसमें सबको पता है कि अनिल अंबानी को बड़े किकबैक्स मिले, फ्रांस के कोर्ट ने कहा कि अनिल अंबानी को पैसे मिले, इन्होंने अपने गुजराती बिजनेसमैन को पैसे दिलवाए। बिल्कुल ठीक है, अब इसमें भी यही होगा, इन्होंने थोड़ा सा फ्रेमवर्क चेंज कर दिया, नया फ्रेमवर्क लेके आए हैं कुछ। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट एक सॉवरन गारंटी दे सकती है कि हम दे देंगे गारंटी। ठीक है, तो उसमें काफी थोड़ी सी चीजें हैं जिनको यूज कर सकते हैं। और भी होगा क्या कि फिर प्राइवेट प्लेयर लेके आए हैं, वो प्राइवेट प्लेयर कहाँ से आने हैं, सारे गुजरात से आने हैं। बिल्कुल ठीक है, वो करप्शन एलिमेंट भी आना है। ठीक है, तो अब ये से होगी ये करप्शन एलिमेंट, इनकॉम्पिटेंस एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ कि एक्चुअल डिफेंस नीड। ठीक है, अब डिफेंस नीड में व्हाट ये भी शो करता है कि इस ये डील एक बहुत बड़ा फैसला भी बताती है तेजे के ऊपर। जो इनका तेजा एयरक्राफ्ट है वो कहाँ गया। ठीक है, वो होना था फोर्थ या 4.5 जनरेशन, वो उसको बता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कब से कहा कि अब तैयार हो जाएगा, उसमें एसा रडार, आपके दर्शकों को बताओ एसा रडार आज के सबसे मोस्ट एडवांस रडार है। ठीक है ना, तो AESA रडार उसको बोलते हैं। तो उसमें छोटे छोटे काफ़ी रडार होते हैं, एक रडार होने की बजाय, तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रे रडार बोल देते हैं, बहुत एडवांस हो जाता है। तो वो रडार फिट करना जहाज में बड़ा मुश्किल है, तो दैट इज अभी वो एक होली ग्रेल है कि भाई ऐसा रडार है कि नहीं है। फिर आपकी मिसाइल की रेंज कितनी है, मिसाइल के अंदर भी रडार है, वो ऐसा रडार है कि नॉर्मल रडार है। ठीक है, तो वो सारा का कॉम्बिनेशन है। तो अब 4.5 जनरेशन हम मान लेते हैं कि किसी में ऐसा रडार लगा है, उसमें बहुत दूर की मिसाइलें लगी हैं, तो और थोड़ी सी स्टेल्थ है, तो उसको 4.5 जनरेशन बोल देते हैं। वो तेजस में होनी थी, अब तेजस तो इनसे बना नहीं। ठीक है, तो इंडिया ये 4.5 जनरेशन बाहर से ले रहे हैं, तो ये बताता है कि पहले तो तेजस ऑलमोस्ट शेल्व हो गया बेसिकली, उसको तेजा नहीं आना। अब तो तेजा नहीं आना, तो तेजे की तो इतने प्रॉमिस किए थे कि अभी आ जाएगा, तो हम पता नहीं 600 जहाज बना के बैठ जाएंगे, तो उनकी कमी कैसे पूरी होगी। 114 से भी नहीं होनी। बिल्कुल ठीक है, 114 आपने ले भी लिए, वो है भी 4.5 जनरेशन आने। अभी अगर सब कुछ हो गया ना, आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, तो 2028 में पहला जहाज आना है रफेल। बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया कि ये तीसरा स्टेप है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट होने के लिए 5 स्टेप और हैं। तो मुझे तो लगता है कि वो 2 साल में भी नेगोशिएट होंगे।
ठीक है, तो आप लगा लो 2027 तक शायद जाके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट होगा, उसके बाद आगे लगा लो 3-4 साल और कि भी पहला जहाज आएगा, तो 2032-32 में कुछ हो सकता है जहाज इनके पास आने शुरू हो जाए। ठीक है, अब तब तक वो आने शुरू होंगे, इकट्ठे तो आने नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। तब तक टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंचनी है मुझे नहीं पता, 4th या 7th जनरेशन में होंगे या 7.5 में होंगे। ठीक है, अब पाकिस्तान से न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट 5th जनरेशन, और यू गाइस विल नो कि वो J35 क्या है, जी सर। J10C आपके पास पहले ही है। ठीक है, कभी कभी बात आई थी J20 की भी, आप बात करो, J20 भी बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। तो वो तो पाकिस्तान किस लेवल पे होगा। ठीक है, एंड चलो मैं कहता हूँ पाकिस्तान 5th जनरेशन ना भी ले, ठीक है, इनके पास 4.5 ही आ जाए, पाकिस्तान यहीं पे खड़ा रहे, तब भी पाकिस्तान में कहूँगा कि उनके पास अगर थोड़ी सी क्वांटिटी का थोड़ा मसला पड़ सकता है कि क्वांटिटी उनको थोड़ी और ऐड करनी पड़ जाए J10C की। इफ़ यू सी द कॉम्बिनेशन जो पाकिस्तान ने इस एयर वॉरफेयर में दिखाया, कॉम्बिनेशन ऑफ J10C और पीछे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और AWACS एंड जो PL-16 मिसाइल का, वो सुपीरियर है इस कॉम्बिनेशन से, वो प्रूव हो चुका है। बिल्कुल ऑलरेडी सुपीरियर है। ठीक है, तो अब पता नहीं उसमें कोई नई क्या चीज लगाएंगे, अभी बोले उसमें एडवांस्ड है, बहुत एडवांस्ड है, वो तो टेस्ट होगा तो देखेंगे कितना एडवांस है। ये भी तो खड़े नहीं है ना, ये भी PL-15 भी वहीं पे नहीं खड़ी, उसमें भी एडवांसमेंट हो रही है हर साल जैसे वर्जन आती है। ठीक है ना, हर एवरीबडी द एडवांसिंग, तो सो दिस विल बी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टू सी। तो एक तो ये हो गया, बट इसमें जो मेन चीज आपको पता लगी कि इंडिया की डिफेंस इनकॉम्पिटेंस, इनके जो जर्नैल है ना एयरफोर्स के, उनकी कोई से नहीं डिफेंस में, बिल्कुल जीरो से है। ठीक है, मैं कई बार मैं शब्द यूज करता पंजाबी में, मतलब ना इट्स ऑड, बट जिमें दिल्ली च ने इन्होंने कुत्ता नहीं पूछता। बिल्कुल जिमें जिमें पाकिस्तान च जिमें कहन पोस्ट होती है, मतलब बुरा नहीं बनाना, किसी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जी जी बिल्कुल, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस्लामाबाद च कौन पूछता, मैंने दसे कोई आ गया। ठीक है, जी जी ये सेम सिचुएशन है, सेम। ओके, ये टू एक्सट्रीम्स ने। बिल्कुल ठीक है ना, पाकिस्तान की मजबूरी है, बिकॉज पाकिस्तान दे ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ which is 5 times bigger than Pakistan. So it is understandable, this model that Pakistan has adopted with, everything is about the military. It has to be like that if you guys have to survive. Okay, but India the majburi, I am not able to understand. It only is kind of reflective of incompetence. There are some deep reasons there. They want to homogenize the subcontinent, and they want to they have an Akhand Bharat dream. For that, a strong military is not required. For that, a professional military is not required. What is required is first homogenization of the minorities, linguistic और जो ethnic minority है इंडिया के अंदर। वो प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो उन्होंने मिलिट्री इंडियन आर्मी को इंडियन पुलिस फोर्स बना दिया है। बिल्कुल पिछले 79 ईयर्स से इंडियन आर्मी क्या कर रही है कि वो 5000 बंदा एक कश्मीरी बेचारे बच्चे को पकड़ने के लिए पहाड़ों पे चढ़ा हुआ है, मणिपुर में चढ़ा हुआ है, या पंजाब के प्लेन में दौड़ रहा है, या ट्राइबल्स के पीछे दौड़ रहा है। तो असल में जो वॉर फाइटिंग है वो तो तैयारी कर ही नहीं रही ना इंडियन आर्मी। बिल्कुल, ना चाइना के खिलाफ कर रही है, ना वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है, मैं यही बताता हूँ आपको। बिल्कुल सर, मैं इसी के साथ एक चीज़ अगर आप अलाउ करें तो इसी के साथ ही मैं कपल कर दूं दूसरा क्वेश्चन जो अहम है। इस वक्त बांग्लादेश में अब BNP की गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है, जो खालिदा ज़िया की पार्टी की। अब जब भी उनकी गवर्नमेंट आई है खालिदा ज़िया की या उनकी पार्टी की, तो दे कॉल देमसेल्व्स सॉर्ट ऑफ प्रो बांग्लादेश, जो पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, चाइना से भी। और उनके दौर में ये चीज़ थी भी, पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात थे, चाइना से भी, इंडिया से भी। अब आपने भी रिसेंटली ये खबरें देख ली होंगी कि इंडिया अपनी एयर बेसिस बहुत बड़ी तादाद में बढ़ा रहा है। इवन राजस्थान में भी 6ठी एयर बेस का उन्होंने मंजूरी दे दी है और वहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीनें मिली हैं। अब इसी तरह आसाम में इस वक्त एक्सरसाइजेस चल रही हैं इंडियन एयरफोर्स की, एमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइजेस रोड्स पर, और वहाँ वो नई एयर बेसिस बनाने का भी सोच रहे हैं, ख़ास तौर पर बांग्लादेश के नज़दीक। अब जब आपके नज़दीक आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ आप खुद ऐसी हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, एक तरफ 7 सिस्टर स्टेट्स के करीब चाइना भी बैठा हुआ है, और वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो अभी आपके खिलाफ नहीं है, आप जब खुद उसके खिलाफ इस तरह के हॉस्टाइल आप कह लें कि स्टेप्स उठाएंगे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि बांग्लादेश चाइना या पाकिस्तान से पोटेंशियल फाइटर जेट की या कोई सॉर्ट ऑफ वेपन सिस्टम की डील कर सकता है, या उनसे
पाकिस्तान से उन्होंने ट्रेड कुछ बेहतर की है। तो इस बुनियाद पर जस्ट अगर आप अपना मिलिट्री पोस्चर एग्रेसिव करना शुरू कर दें तो आप इसे कितना बड़ा खतरा समझते हैं कि इंडिया क्या चाइना पाकिस्तान से डरने के बाद अब बांग्लादेशी साइड पर वो अपनी कुछ ताकत टिल्ट करना चाहता है? लेट्स सपोज कल को बांग्लादेश अगर जेडेंसी, थंडर या यूरोफाइटर टाइफून ले लेता है तो वो इंडिया के खिलाफ कोई मिलिट्री सक्सेस या छोटे पैमाने पर ही बेशक टैक्टिकल एक एज रख लेता है, तो फिर इंडिया किस मुल्क के खिलाफ जाएगा? भूटान के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ? ये इंडिया की जो इस वक्त मेंटालिटी चल रही है, खास तौर पर जो राइट विंग हिंदूज हैं, और आप समझ सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ भी वो कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की ही बेस पर है। तो आप उस आइडियोलॉजी को किस तरह देखते हैं? अब बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह का अग्रेसिव पोस्चर है, और जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे व्यूअर्स खुद भी इसे जाके गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, पहले लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको भी, क्योंकि आप यंग हो, बांग्लादेश की यूथ को भी, और जितने कोई बहुत मेरी एज से भी ज़्यादा लोग हैं उनको भी अभी तक इंडियन स्टेट की नेचर समझ में नहीं आई है। इंडियन स्टेट ही पूरी राइट विंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये बीजेपी है कि कांग्रेस है कि फलाना है, ठीक है? जो राइट विंग नहीं मैं कहूँगा, उसको भी आगे लेके जाऊंगा। इंडिया इज अ थियोक्रेटिक सनातनी फासिस्ट टेररिस्ट स्टेट, ये उसका पूरा नाम है, ठीक है? बिल्कुल। आप 1947 का नक्शा पहले अगर आप जाके पढ़ेंगे ना पार्टीशन को, तो पता चलेगा कि नेहरू और गांधी इसके बानी हैं। उन्होंने 1929 में कह दिया था कि हमें एक सेंट्रलाइज्ड हिंदू हेजेमनिक थियोक्रेटिक स्टेट चाहिए। वो लफ्ज वो बरत रहे थे सेकुलरिज्म एवरीथिंग, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेकअप वो डिसाइड कर रहे थे, जो लिख रहे थे, वो क्लियरली कहता है कि इंडिया एक थियोक्रेटिक हिंदू हेजेमनिक स्टेट बनेगा। बिल्कुल। अगर आप आज इंडिया का संविधान पढ़ेंगे और आप ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया इज अ थियोक्रेटिक हिंदू हेजेमनिक मेजॉरिटेरियन स्टेट, ठीक है? तो वो ये चीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट था कि वो मुंह पे क्या बोल रहे हैं लफ्ज और एक्चुअल में क्या उनकी इंटेंट है, ये सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहचानी, बिल्कुल, ठीक है? और तब उन्होंने ये स्टांस लिया कि नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। ये आप 14 पॉइंट एजेंडा दिया, उसके एंड तक वो कोशिश करते रहे कि इंडिया एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे एक अमेरिका एक फेडरल रिपब्लिक है जिसमें सारे ऑटोनमस स्टेट्स आर लाइक ऑटोनमस नेशंस, वैसे बन गए। वो नहीं बन पाया, आखिरी टाइम तक वो जिन्ना साहब ये कोशिश करते रहे, ठीक है? लेकिन गांधी और नेहरू को ये मंजूर नहीं था। तो ये हिस्ट्री पढ़नी बड़ी जरूरी है आपको टू अंडरस्टैंड कि गांधी कौन था, उसका एम क्या था। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको लेके आता हूं। तो ये कि बांग्लादेश को, पाकिस्तान को तोड़ा गया, बांग्लादेश आजाद हुआ, वो तो अच्छी बात है, ठीक है, देखिए वो। लेकिन क्या बांग्लादेश आजाद हुआ? नहीं, बांग्लादेश डे वन से इंडिया के कंट्रोल में रहा है। शायद इंडिया का कंट्रोल बांग्लादेश पे बहुत उससे भी ज्यादा था जितना कि बांग्लादेश पे वेस्ट पाकिस्तान का कभी कंट्रोल था। एग्जैक्टली। इससे भी कहीं ज्यादा इंडिया का कंट्रोल है, बिल्कुल, फ्रॉम 1971। अब वो कंट्रोल ओवर्टली नजर नहीं आ रहा, वो अलग तरीके से काम करती है इंडियन स्टेट, ठीक है? उनके अंदर बंदे घुसा के, उनकी इंटेलिजेंस में, उनकी आर्मी में, उनके माइंड मेकअप भी ऐसा कर दिया। उनका संविधान इंडिया ने लिखा है, बिल्कुल। जब उनका संविधान ही इंडिया ने लिख दिया तो फिर रह क्या गया? उन्होंने तो बेचारों ने अपना संविधान भी खुद नहीं लिखा, ठीक है? तो उसके कारण वो एक ऐसी, क्या तो पंजाबी कहते हैं, भंबल पूसे च फंस गए, गधी गेट च फंस गए, कि हमें पता ही नहीं है कि वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है? उसमें ये दो मेन स्ट्रीम पार्टीज क्रिएट हुई, बीएनपी और खालिदा जिया की, जो सॉरी खालिदा जिया की बीएनपी और ये अवामी लीग, ठीक है? बिल्कुल। एक को तो मैंने पूरा ही कोऑप्ट कर लिया, ये जो अपनी शेख हसीना है, ये तो प्रॉपर प्रॉपर्टी बन गई। अब होता है कि जब ऐसे सिस्टम क्रिएट हो जाते हैं ना, तो फिर उनकी मजबूरियां बच जाती हैं, सब कुछ उनको ब्रेन वॉश भी किया जाता है, बॉलीवुड दिखा दिखा के, देखो जी हम कितने सेकुलर लिबरल, उनको मेंटली भी आप कंफ्यूज करते हो, ठीक है ना? इसको बोलते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, ठीक है? तो इंडिया इज बीन फाइटिंग वॉरफेयर अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट बांग्लादेश फ्रॉम डे वन, ऑल्सो वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान फ्रॉम डे वन 1947। आप सबको ये क्लियर होना चाहिए, ये जंग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि आपको कह लो कि आपसे कोई जमीन लेनी है,
बिल्कुल वो नहीं है इंटेंट उनकी कि भी कश्मीर का इतना हिस्सा दे दो, इधर उनकी इंटेंट है अखंड भारत की। या नक्शा भी लगाया है, और अखंड भारत का कोई बॉर्डर नहीं है। आप वो नक्शे को ध्यान से देखो, नॉर्थ में वो जाते हैं, ऊपर खाली छोड़ा हुआ है, दे हैव नॉट ड्रॉन अ लाइन देयर। ठीक है, आपको अखंड भारत के मैप दिख जाएंगे ऐसे, पूरा ग्लोब भी है उसमें। बिल्कुल ठीक है, सो इवन उन्होंने अजीत भाई अपनी पार्लियामेंट में भी इस नक्शे को प्रॉपर लगा के रखा हुआ है अखंड भारत। पार्लियामेंट में लगाया हुआ है। हाँ, और ये कोई बीजेपी नहीं है कि ये बीजेपी ही कर रही है, ये प्लान गांधी नेहरू का है। ओके, इंडिया इज अ गांधीयन स्टेट, हिंदू हेजेमोनिक स्टेट जो उसने बनाई है। बीजेपी तो एक्चुअल में कह लो कि हमें फायदा बहुत कर दिया बीजेपी ने, कि जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का नकाब लगा के काम कर रहे थे वो बीजेपी ने उतार दिया दुनिया के सामने। आज बांग्लादेश का बच्चा समझ गया है कि इंडिया हमारा अजली दुश्मन है। बिल्कुल, मैं दोनों साइड इंटरेक्ट करता हूँ। मैं आपको बता दूं, फहाद और मनन, इतनी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी साइड में नहीं है कि इंडिया दुश्मन है। बांग्लादेश में आ गई है यूथ में, बांग्लादेश का यूथ समझ गया कि उनके साथ हुआ क्या है। बिल्कुल, कि उनको कैसे बेवकूफ बनाया इंडिया ने, और वो इंडिया से, उनको पता है कि इंडिया के साथ आप कोई भी नेगोशिएशन भी करोगे, बात भी करोगे, वो भी खतरनाक है, क्योंकि वो उसमें आपको इंगेज करके, आपको गैस लाइट करके करना, उन्होंने वही है जो करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो अब बीएनपी का आना इज नॉट अ गुड डील ऑन पेपर, क्योंकि बीएनपी भी मेन स्ट्रीम पार्टी है। ये सारी मेन स्ट्रीम पार्टियों के, ट्रेडिशनल पार्टियों के लिंक है इंडिया के साथ। तो और ये स्टांस भी मीठे मीठे लेने हैं इन्होंने कि नहीं जी, हम भारत के साथ भी रखेंगे, पाकिस्तान के साथ भी रखेंगे, अब उल्ली जी को बुलाएंगे भी, बात भी करेंगे। तो मोदी जी ने ना वो एक कहावत, आई थिंक समवेयर आई रेड दिस कोट, आई थिंक जिन्ना साहब ने कहा था कि लॉर्ड वेबल ने कहा था कि गांधी के बारे में कि वेन एवर ही केम टू टॉक टू मी ही केम टू चीट मी। ठीक है ना, तो इंडिया ने इनके साथ जो भी बात करनी है, इट इज टू बेसिकली वो अखंड भारत की तरफ कैसे लेके जाना है, इनको कैसे गैस लाइट करना है, इनमें लड़ाई कैसे करवानी है। तो इंडिया के साथ तो वो आयरन बॉर्डर बनाना चाहिए बांग्लादेश को, कि वो कबूतर भी ना इधर आए उड़ के वहां से। ये है इंडिया ना, तो ज्यादा इंडिया वाले करते नहीं, कबूतर नहीं आने देना वहां पे। ये करना बांग्लादेश और पाकिस्तान को चाहिए, ठीक है, तो बच के रहना। तो ठीक है, अब तो लेकिन अब ये जो अगर जमात जीतती, जो स्टूडेंट पार्टी जीती, तो एंटी इंडिया स्टांस वाज गिवन कि भाई ये तो इंगेज भी नहीं करेंगे इंडिया के साथ। लेकिन अब बीएनपी एक डोर ओपन करेगी कि इंडिया के साथ हम इंगेज करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे प्ले आउट होता है, वो बांग्लादेश के हक में नहीं जानी बात। अब बांग्लादेश, और बहुत जरूरी है, बांग्लादेश जिस दिन आप बोल रहे हो कि वहां पे इंडिया एयरफील्ड्स बना रहा है, ये वो इसी एंटीसिपेशन में बना रहा है कि हो सकता है कि बांग्लादेश अपनी मिलिट्री इंडिपेंडेंट कर ले हमारे कंट्रोल से। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इंडिया को मंजूर नहीं है, क्योंकि इंडिया का तो प्लान है फासिज्म। इंडिया ने जो नॉर्थ ईस्ट होल्ड कर रखा है, वो तो डंडे के जोर पे किया ना। कोई ऐसा नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़ी इंडिया का पार्ट बन के रहना चाहते हैं। बीच में एक मिलिट्री पावर बैठ जाएगी बांग्लादेश जैसी, तो इंडिया को तो ड्रावले सपने आएंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले विल गेट एम्बोल्डन्ड एंड वहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट बन जाएगा। और ये तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए इंडिया इज पुटिंग अप दैट मिलिट्री देयर, कि अगर बांग्लादेश अपनी मिलिट्री सच में बनाने में चल पड़ा और उसकी बनने लग गई और हमारे कंट्रोल में ना हो, तो वी विल डू सम मिलिट्री एक्शन, कुछ ना कुछ करेंगे, प्रेशर डालेंगे बांग्लादेश पे। ठीक है, तो अभी भी वो कवर्ट सब कुछ कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। तो मैं तो खुश नहीं था इलेक्शन के रिजल्ट से, बट इट डजंट मीन कि ऑल होप इज लॉस्ट। ओके, इट्स जस्ट अ वन स्टेप। ये जंग चल रही है, ठीक है ना, जंग पे कई बार मुक्का, दूसरे बॉक्सिंग मैच है, एक मुक्का आपको ही पड़ जाता है। बिल्कुल, बट इवेंचुअली तो वी हैव टू फाइट दिस वॉर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश की जो यूथ है, आप उनकी सपोर्ट करें, पाकिस्तान वाले। और आप भी सीखें, आप अपने यूथ को भी एजुकेट करें। मैं सिखों को एजुकेट कर रहा हूँ, हमें एलाइशिप बने कश्मीरियों में, सिखियों में, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट वालों में, पाकिस्तानियों में, तमिलियंस में, साउथ से मराठों में। उनको पता चले कि भाई जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है इंडिया का पावर का, ये आपका अजली दुश्मन है। ये आपकी ना तरक्की करने देगा, ना आपको जीने देगा। और ये बीजेपी वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी है इसमें। कांग्रेस, इंडिया की जो डीप स्टेट है ना, उसमें रॉ, आईबी, कांग्रेस, बीजेपी, आप आदमी पार्टी, ये सारे, और फिर इंडिया का पढ़ा लिखा एलीट। बिल्कुल, ठीक है, वो जो अर्बन एजुकेटेड, कॉलेज एजुकेटेड जो एलीट है ना, ये है डीप स्टेट इंडिया की। अच्छा सर, अब इसके बाद हम बात करेंगे निखिल गुप्ता को लेकर, खासतौर पर इंडिया का जो नेटवर्क, आई मीन टू से कनाडा में
यूएस में एंड देन हमने पाकिस्तान में भी देखा, लेकिन इस वक्त जो निखिल गुप्ता को लेकर चीज़ है वो बहुत ज़्यादा आम है। उस पर मैं चाहता हूँ कि फादर अली आपसे क्वेश्चंस करें। अच्छा अजीत भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड द सेकंड थिंग इज कि आपने कहा कि जी मुक्का जो है वो भारत को पड़ा है हमेशा से और भारत को मुक्के पड़ेंगे। हमने देखा कि किस तरह इंडिया की स्टेट की जानिब से सिख एक्टिविस्ट जो कि अपने अलग मुल्क खालिस्तान की बात करते नजर आए हैं, चाहे वो अवतार सिंह खन्ना हो, हरदीप सिंह निज्जर हो या गुरपतवंत सिंह पन्नू हो। अभी मामला सामने आया है, जैसे कि आपने भी देखा होगा और हमारे व्यूअर्स ने भी ये देखा होगा कि निखिल गुप्ता जो कि सर्विंग इंडियन आर्मी का ऑफिसर है और रॉ का वो ऑपरेटिव था, जिस जो बुरी तरह एक्सपोज हुआ हरदीप सिंह निज्जर के बाद का ये मामला है गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब के असैसिनेशन प्लॉट में। उसमें अब बड़ी डेवलपमेंट ये देखने को मिली है कि उसके ऊपर चार्जेस साबित हो गए हैं और यूएस गवर्नमेंट की जानिब से जो सजा बताई जा रही है वो 40 साल से जायद सजा है और 5 लाख से जायद यूएस डॉलर से जायद उस पर जुर्माना डाला गया है। इसको अब आप किस तरह देखते हैं कि ये पैटर्न जो था कनाडा से यूएसए तक, इसके बाद रॉ का जो एक मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होता है और साथ ही साथ इंडिया किस तरह सिख एक्टिविस्ट को जो है वो असैसिनेट करवा रही है फॉरेन सॉइल के ऊपर, ये किस तरह से अब ये सारा इंटरलिंक होगा और इसका फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं? हाँ, नहीं, बहुत आपने जो बात की ना, इंटरलिंकिंग है जी बहुत इश्यूज में। जो जियो एग्जैक्टली पोलिटिकल इशू चल रहे हैं, जी यूक्रेन की वॉर चल रही है, जो बिल्कुल बांग्लादेश में हो रहा है, जो एग्जैक्टली ऑप सिंदूर है, जो ईरान में हो रहा है अभी, बिल्कुल ये बिल्कुल। ये और जो पन्नू वाला केस है, फ्रीडम रेफरेंडम वाला केस है खालिस्तान का, ये सारा इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल ठीक है। और वो इंटरलिंकेज हम अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि ये जो निखिल गुप्ता जो कि एक इंडियन नेशनल है, जिसको अमेरिका वाले प्राग से पकड़ के अमेरिका लेके आए। बिल्कुल ठीक है। तो वहां से उठा के लेके आए कि भाई तू वहां इंडिया में बैठा हमारे बंदों की सुपारी दे रहा था, और सुपारी नहीं दे रहा था, तू रॉ से डायरेक्टली वो ले रहा था क्या इंस्ट्रक्शन, और वो जो रॉ का जो इंस्ट्रक्शन बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा था उसकी भी फोटो अवेलेबल है, विकास यादव। या ठीक है। विकास यादव एग्जैक्टली और ये भी उसमें एलिज किया गया इंडाइटमेंट में कि अपर टॉप मोस्ट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से उसको, जो इंडाइटमेंट होती है, जो चार्जशीट, ठीक है ना, एग्जैक्टली फिर कन्विक्शन होती है जब आपको सजा मिल जाती है। इंडाइटमेंट में ये भी है कि भी कि टॉप मोस्ट लेवल पे बेसिकली मोदी और जी ये जो अमित शाह खुद दे रहे थे। ठीक है। बिल्कुल और एग्जैक्टली रॉ का चीफ बैठ के ये सारी चीजें दे रहा था। और जी ये राम एक प्राइम मिनिस्टर कनाडा ने खड़के लगा दिया पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। या जस्टिन तो ट्रूडो ने जस्टिन ट्रूडो ने, ठीक है, ये सारा इंटरलिंक्ड है। ठीक है। तो अब उसमें आपका मेरा फ्यूचर भी इंटरलिंक्ड है। ठीक है। ठीक है पाकिस्तान का बिल्कुल मुस्तकबिल, बांग्लादेश का, ठीक है सिखों का, भारतीयों का, कश्मीरियों का, तमनियों का, सबका, ईरानियंस का, अफगानियों का भी। एग्जैक्टली अच्छा, ये जो देखो जो ये मसला जो शुरू हुआ रेफरेंडम का, बिल्कुल उसके उसको दबाने के लिए इंडिया ने क्या किया। इंडिया को पता नहीं क्या फतूर चढ़ा कि हम बड़े तकड़े हो गए हैं दुनिया या में। ठीक है। हम बहुत और वो एक्चुअल में हवा में नहीं चढ़ा फतूर, अच्छा क्योंकि इंडिया ने जो घुसपैठ की है अपने नेशनलिस्टिक डायस्पोरा के को यूज करके, जो जी यूके में और कनाडा में, वो इंडिया हम्म अब उनकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जो जायनिस्ट लॉबी है ना, ये तो है ही कुछ नहीं रही, मेन तो लॉबी जी अब इंडिया की है। हम्म तो उन्होंने टेस्ट किया यूके को, यूके का सिटीजन पकड़ के 8 साल से जेल में बंद किया हुआ है। यूके वालों की हिम्मत नहीं है कि उसको छुड़वा ले। अच्छा बेकसूर बंदा है जग्गी जॉल। जी जी ठीक जगतार है। उसका सिंह केस आप देख लें। यूके हम्म में किसी को एमपी बनना है तो उसको इंडियंस की वोट चाहिए, और सारे इंडियन इंडियन स्टेट के पक्ष के हैं। बिल्कुल यूके का मीडिया, यूके की फाइनेंस इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय नेशनलिस्टिक इंडियंस। ओके गॉट इट ठीक है। उनका प्राइम मिनिस्टर देख लो आप, वो तो इंडियन है, वो जाके वहां पे या लंदन में जाके कर रहा है। वो बताओ तो सही, रह क्या गया है यूके के पास? कुछ भी नहीं रह गया। ठीक हम्म है। उनको अंदर से उन्होंने सैबोटाज कर दिया। सेम चीज कनाडा में हो गई है। ठीक है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भाई इंडिया ने हम पे हमला किया है, उसके बाद उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी।
अब क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली। इस ये जो उनका इन्फ्लुएंस है, इसके फतूर में हम्म। आके इंडिया ने कहा कि हम तो मारेंगे। यूके में भी मारे उन्होंने सिख, ये एक अवतार सिंह खंडा को जहर दिया। जी फिर जी। कनाडा में सरदार हरदीप सिंह निज्जर। फिर अमेरिका में उनके पास लंबी लिस्ट थी, ठीक है ना, कि भी हम्म। इतने मारने हैं। और ये एक ही दो तीन नहीं मारे। अभी थोड़ी देर पहले इंडिया का एक जर्नलिस्ट है, जी। वो कनेक्टेड है इंडियन स्टेट से, डीप स्टेट से। उसने ओके किताब लिखी है, वंस यू आर मार्क्ड देर इज नो एस्केप। वो ओके। क्लेम कर रहा है कि 66 बंदे मारे हैं पिछले कुछ सालों में बाहर जाके। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है ना। उसमें ओके। कई सिख हैं जिनकी सस्पिशियस डेथ हुई है, पाकिस्तान में मारे हैं। पाकिस्तान में एग्जैक्टली। ठीक है। भाई अच्छा उसमें परमजीत सिंह पंजवार साहब की। हाँ, या पंजी परवार, ठीक है। तो ये सब जो इंडिया कर रहा है, वो अपनी इस फितूर में कर रहा है कि अब उनकी स्टैंडिंग और उनकी ताकत देखो। इंडिया के पास मिलिट्री ताकत तो है नहीं, ऑप्स दूर में आपको पता लग गया। एग्जैक्टली। ठीक है। तो इंडिया के पास है क्या? इंडिया आपके हम्म। कंपेयर टू आपके कंपैरिजन उनके पास एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। फिर कंपेयर टू यूएस वो रिजर्व की कोई वैल्यू नहीं है, बट यूएस के खिलाफ एग्जैक्टली। वो अपना डायस्पोरा बरतते हैं। ठीक है, उनका हम्म। इन्फ्लुएंस है वहां पे, बहुत तगड़ा बिल्कुल। इन्फ्लुएंस है। ठीक है। ठीक है। अब ये जो चीज है, ये जो अमेरिका में जाके किसी के सॉइल पे जाके उनका सिटीजन मारना, हम्म। ये हम्म। एक इंडिकेशन है कि भाई ये कोई सिख सिख वर्सेस इंडिया मसला नहीं है। ये इन रियलिटी, अगर आप मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं, अगर आप ढंग के पॉलिटिशियन हैं, तो आपको पता है कि वो आपकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रही है कंट्री। वो कंट्री कह रही एग्जैक्टली। है कि असि थोनू मानते कोई नहीं। या ठीक है, बिल्कुल घर में सही घुस गल है। के मारेंगे, दैट मीन्स कि हु आर यू? या। ओके। सो दे आर हम्म। चैलेंजिंग योर सॉवरेनिटी, दे आर चैलेंजिंग योर स्टैंडिंग, एंड दे आर सेइंग आई एम मोर पावरफुल देन यू। एग्जैक्टली। या। बिल्कुल। कि मैं जे थोड़े घर च जाके, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ आई ਮਾਂ गॉट ਭੈਣ इट ਦੀ गॉट यू। ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ? जाहिर बिल्कुल जाहिर जिन्हों ने बिल्कुल। खराब की थी वो है। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1.5 ਅਰਬ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। एग्जैक्टली बिल्कुल सही गल है। बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। या एग्जैक्टली। ਓਕੇ। ਪ੍ਰੂਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਕਿ एग्जैक्टली। ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਆ कि बिकॉज अमेरिका सिस्टम वखरा आ, व्हाट हैपेंस इज, इफ अगर ये ट्रायल चलता, ठीक है, और फिर वो कन्विक्ट होता प्रॉपर, तो उसको जो मैक्सिमम सजा देनी थी कोर्ट ने। अच्छा ठीक ठीक है। है ना, कोर्ट ने कहना था कि तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। तो उसके तो हमेशा जो होती है प्रोसिक्यूशन होती है अमेरिका में, वो मुल्जिम को कहती है कि देखो ये है सारा एविडेंस, सारा एविडेंस दिखाया जाता है उसको। तूने कोर्ट में जाके 2 साल टाइम खराब करके मैक्सिमम सजा लेनी है, कि तूने गिल्टी अभी एक्सेप्ट कर लो और आपको कम सजा मिल जाएगी। बिल्कुल उसको बोलते हैं प्ली डील। प्लीडिंग। ओके। तो उन्होंने प्ली डील कर लिया, बेसिकली उन्होंने डील कर लिया प्रोसिक्यूशन से, और उसके बदले में उनको प्रोसिक्यूशन को बहुत कुछ देना पड़ता है, जैसे कि सारी हमें सारी कॉन्स्पिरेसी बताओ कौन कौन इन्वॉल्व था। तो वो सारी ओके। इंफॉर्मेशन वो दे चुका है जो उसको अच्छा पता था। ओके। हाँ, तो एक तरीके से अब वो सरकारी गवाह बन गया है, गिल्टी यस। वो अपने आप कह के। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो एक्चुअल में जो केस है वो तो निखिल गुप्ता के खिलाफ नहीं है ना। रियलिटी में तो ये एक जियो पोलिटिकल मसला है जो कि अमेरिका और इंडिया का है। तो उसका प्राइम एग्जैक्टली। मिनिस्टर बंदे भेज रहा है। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो निखिल गुप्ता तो इसमें एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पाउन भी नहीं मैं मानता उसको। ओके ओके। ठीक है। तो हाँ, अब चक्कर ये है कि जिन बंदों ने जो ऑर्डर दिया, या इंडियन स्टेट ने जो कहा, क्या इंडियन स्टेट अब रिलेंट करेगी आगे में ऐसे काम करने से? सवाल ये है। ठीक है। और तो दूसरा कहीं सवाल ये है कि इंडियन स्टेट ये करने की हिम्मत कैसे रख रही है? यही बात एग्जैक्टली। ठीक है। अगर उसकी हिम्मत है, वो हिम्मत है इसलिए क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है। तो अब ठीक सवाल है। ये उठ गया है कि अमेरिका इस इंडिया के इन्फ्लुएंस का करेगा क्या? अब सवाल ये उठ गया है कि इंडिया उनका ज्यादा अजली दुश्मन है कि चाइना उनका ज्यादा अजली दुश्मन है? हाँ सही बात है। अगर वो ढंग से सोच रहे हैं तो। हम्म। ठीक है।
अब उनको इन्फ्लुएंस अगर इंडिया का इतना है कि वो यहाँ पे आके बंदा मार सकते हैं, और उसके बाद भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी करेंगे, अमेरिका से ड्रोन भी खरीदेंगे, अमेरिका के साथ उसी, कह लो आप किसी के घर में जाके उसकी भाई माँ बहन की इज्जत खराब कर दो, फिर उसी के साथ बैठ के डिनर कर लो। तो एग्जैक्टली। तो इट बिल्कुल। इट टेल्स यू कि द थिंग्स आर, कि ठीक है इसको सजा हो जाएगी, बट कह लो कि वो मसला नहीं सॉल्व हुआ, मसला पीछे चल रहा है। अच्छा, अब अच्छा जो सजा में भी मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं, वो जो 40 साल है ना, वो मैक्सिमम सजा है। उसके खिलाफ 4 अच्छा। इल्जाम है। चार। या मर्डर फॉर हायर की 10 साल की सजा है, जी। 3 इल्जाम है, सॉरी, और 3 जिसको उसने एडमिट किया है। फिर मनी मनी लॉन्ड्रिंग की लॉन्ड्रिंग 20 है। साल 20 साल है, फिर या एक कोई और है जिसकी 10 साल और है। तो अब बिल्कुल। उसमें हर चीज में उसको कितना सेंटेंस मिलेगा, वो कुल मिला के उसका टोटल सेंटेंस बनेगा। ठीक है ना? तो हम्म। तो उस ऑब्वियसली उसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम ही मिलेगा, ताकि वो, उसने जब प्ली डील कर ली है ना, वो तो बेचारा एक पॉन है, ठीक है ना, उसने तो काम किया है, जिसने इसको काम दिया है। तो उसको उसको प्ली डील दी होगी कि तू मान जा, हमारा भी टाइम मत खराब कर। तो सब उससे तो इन्फॉर्मेशन चाहिए अमेरिका को कि काम कैसे करती है, रॉ एंड ऑल। तो किसने ओके order दी? वो उसने दे दी इन्फॉर्मेशन। तो उसको ओके। सस्ते में छोड़ देना चाहिए इनको। लेकिन थोड़ी सजा सुजा देके अब वो बाहर वापस भी नहीं भेजेंगे उसको कभी इंडिया, उसको अमेरिका में ही रखेंगे, उसकी आइडेंटिटी ठीक है। चेंज कर, क्योंकि वो सरकारी गवाह बन चुका है। ठीक है। गॉट इट। तो गॉट इट। लेकिन अब सवाल ये है कि अमेरिका जियो पॉलिटिकल पद्धर पे इंडिया का क्या हम्म। इलाज करता है? क्या वो सिर्फ इंडिया जैसे की कनाडा ने बात? किया। हाँ, जैसे कनाडा भी कर नहीं पाया अभी, कनाडा ने कोशिश हाँ की। कर नहीं पाया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअल में अपनी देश की सॉवरेनिटी के लिए अपनी बलि दे दी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ट्रूडो ने, एग्जैक्टली ये मानना पड़ेगा, ट्रूडो कनाडा का एग्जैक्टली। बहुत बड़ा पैट्रियट प्राइम मिनिस्टर निकला। उसको पता था कि मैं इंडिया के खिलाफ जाऊंगा, मेरा पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो जाएगा, तो उसने कहा कि मैं एग्जैक्टली कनाडा को बचाऊंगा। वो अब एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर गया है कि अमेरिका भी उसमें फंस गया है एग्जैक्टली। कि अब अमेरिका को भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। पड़ेगा अब बिल्कुल मेरे हिसाब बिल्कुल। से, अब ये मैं कहता हूँ, ये जियो पोलिटिकल कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। अमेरिका देख रहा है हम्म कि यार ये इंडिया तो ना चाइना का काउंटर बन रहा है। ठीक है। हम्म हम्म अब इसको हम्म। यूक्रेन के साथ मिला के देखो। सॉरी, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग बिफोर आई गो फर्दर, और यू ट्राइंग टू आस्क मी क्वेश्चन, आप कुछ कह रहे थे मनन? मना। नहीं, मैं इंडोर्स कर रहा हूँ आपकी बात को। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब इसको यूक्रेन के साथ मिलाओ, ठीक है। एक तो ये चल रहा है कि ओके। अमेरिका रियलाइज कर रहा है कि भाई इंडिया के डायस्पोरा की बड़ी घुसपैठ होगी हमारे अंदर। बिल्कुल। हम्म। ठीक है। और इनका बड़ा कंट्रोल है। यूके इन्होंने तबाह कर दिया, कनाडा इन्होंने तबाह कर दिया, अब तो अमेरिका में हमारा सेनेटर भी बोल के खिलाफ, उनकी हिम्मत नहीं हो रही इंडिया के खिलाफ कुछ बोले। तो बिल्कुल सही अब बात। वो चल रहा है। फिर अब यूक्रेन जंग हुई, अब जियो पॉलिटिक्स पे आ जाओ। यूक्रेन जंग हुई, रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाई अमेरिका ने। हम्म वेनेजुएला हम्म के खिलाफ ऑयल सैंक्शंस लगी हुई हैं। ईरान के हम्म। खिलाफ ऑयल सैंक्शन लगी, ये 3 कंट्रियों के खिलाफ ऑयल सैंक्शन है कि आप इनसे एग्जैक्टली तेल नहीं खरीद सकते। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। अब क्या हुआ, अब उसमें मडूरो वाला जो यूक्रेन वाला किस्सा भी आपको क्या। पता लगेगा कि क्यों किया जी गया, जी अमेरिका को जी। क्यों किया। अब ए, एम, 4 साल जंग नहीं बंद हुई। नहीं, रशिया की क्या औकात है, रशिया की कोई इकोनॉमी नहीं, कुछ नहीं। चार बिल्कुल। साल वो कुछ भी जंग नहीं नहीं। लड़ सकता वो। ठीक है ना, बिल्कुल। इतनी लंबी जंग नहीं सस्टेन कर सकता अनलेस उसका सामान बाहर से कोई खरीदे और पुतिन की जो ऑयल कंपनी चलती रहे। अब पूरी दुनिया में कोई उसका ऑयल नहीं खरीद रहा, सिर्फ एक कंट्री खरीद रही है, वो क्या है? एग्जैक्टली। इंडिया। अब इंडिया ने इंडिया या। खरीदा भी कैसे? इंडिया बैठा तो अमेरिका के साथ है, अमेरिका ने बोला इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी क्वाड बनाएंगे। क्वाड का मतलब क्या या। है? क्वाड का मतलब है इंडियन ओशन का कंट्रोल। क्योंकि सारे ट्रेड ठीक है। रूट्स, ऑयल सप्लाई रूट्स उस इंडियन ओशन से निकलते हैं। आप सुएज कनाल से आते हो, नीचे इंडिया से होते हुए जी मलाक्का स्ट्रेट से चाइना को कनेक्ट करते हो, चाहे रशिया ने यूरोप, तो ये सारा मेन ट्रेड रूट है। ठीक है। उसको कंट्रोल सही करना है। है। अब इंडिया वहां पे बैठा कह रहा है कि हम अमेरिका आपके पार्टनर हैं, हम कंट्रोल करेंगे, बट इंडिया खुद ही जाके स्मगलिंग कर रहा है रशियन ऑयल की उसी रूट से। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। ठीक है। रशिया के कितने उन्होंने शैडो फ्लीट कहते हैं, पुराने टैंकर जो कि कंडम हो हम्म। चुके हैं, बिल्कुल। उनको खरीदा बिल्कुल। इंडिया के गुजराती बिजनेसमैनों ने। ठीक है। हम्म और स्मगलिंग कैसे हो रही है कि अब वो आप रशिया से अगर ऑयल मंगाना है, आप अगर नॉर्मल पोर्ट पे जाके ऑयल ट्रांसफर करोगे तो पता लग जाएगा अमेरिका को। तो वो बिल्कुल। कैसे कर रहे हैं कि बिल्कुल। वो पुराने ऑयल टैंकर जो कंडम है, जिनकी कोई नंबर प्लेटिंग भी नहीं है, उनको लेके जाते हैं, उनको किसी पोर्ट पे खड़ा नहीं करते। उधर से रशिया से ऑयल एक टैंकर भर के आता है शैडो फ्लीट वाला, मेडिटेरेनियन ओशन में। ये मेडिटेरेनियन ओशन में दोनों पार्क होते हैं और ऑयल, शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफर करते हैं, और वो सीधा टैंकर इंडियन ओशन से वापस आ जाता है जामनगर। बिल्कुल। बिल्कुल। और वो अपनी उनके पे जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म होते हैं वो भी ऑफ कर देता है कि मुझे पता नहीं चले एग्जैक्टली अमेरिका ऐसे। को कि कौन है। वो टैंकर दिखते नहीं है। नहीं तो आप जाओ, ऐसी वेबसाइट्स हैं, आपको दुनिया में हर शिप नजर आती है,
वो नहीं नजर आई। या तो ऐसे वो स्मगलिंग कर करके रशिया की हेल्प करते रहे, ठीक है। अब सिर्फ रशिया को नहीं, तो सैंक्शंस को उन्होंने जीरो कर दिया अमेरिका की, सिर्फ रशिया की सैंक्शंस को जीरो नहीं किया, वेनेजुएला की सैंक्शंस को भी जीरो किया। वो हमें कब पता चला, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, मडूरो को, 3 जनवरी या 2026 को। हम्म, तो वहां या से बड़े शैडो फ्लीट वाले टैंकर भागे, बिल्कुल वो सारे शैडो फ्लीट वाले टैंकर इंडियन ओशन में आ गए। ऐसा ही है। कल ये मैं बिल्कुल वीडियो देख रहा था कि कोई 12 से 18 टैंकर घूम रहे हैं, उनको पता नहीं जाना कहाँ है, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि वहां पे ठीक है वो उनको आना जामनगर की रिफाइनरी, उनका बिल्कुल डेस्टिनेशन था जामनगर की रिफाइनरी। और क्योंकि जो वेनेजुएला का ऑयल है वो हैवी सल्फर ऑयल है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो सिर्फ या तो अमेरिका में रिफाइन हो सकता है या इंडिया में रिफाइन होता है, और बाकी जगह कोई रिफाइनरी नहीं है उसके लिए, ठीक ठीक ठीक। ओके ठीक है। ओके तो सारे इंडियन ओशन में आके फंसे हैं, वहां पे घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज ठीक आई है थी कि अमेरिका ने एक टैंकर इंडियन ओशन से पकड़ा है, शैडो बिल्कुल फ्लीट का। बिल्कुल क्योंकि ठीक है अब इंडिया ने जो ये बाम रोड़ी है, जो मदर ऑफ ऑल डील हुई है, ये क्या हुई है, ये अनिल अंबानी से हुई है कि तूने वेनेजुएला या और रशिया का ऑयल रिफाइन करना, तूने हमारा ऑयल रिफाइन करना है, क्योंकि अमेरिका का ऑयल और वेनेजुएला का रिफाइन करना है, क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल अब अमेरिका का ऑयल हो गया ना, बिल्कुल अमेरिका गया बिल्कुल सही बात ठीक बिल्कुल है। अब उसके साथ ये ईरान वाला रौला देखो, ईरान के साथ रौला, अब जी ईरान पे हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके या अमेरिका ने कितनी अपनी नेवी शिप्स वहां पे भेज दी, बिल्कुल ठीक है। डिप्लॉय कर अब एक्चुअल में उसका बिल्कुल कारण क्या है, कारण ये भी है कि भाई वो इंडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो इंडिया यहीं से तो स्मगलिंग कर रहा था। अब इंडिया कहते हैं ना कुत्ती चोरा नाल रली हुई है, बिल्कुल वो काम हाँ सी, ठीक सही है। है तो कहते भी इंडिया तो विश्वास नहीं कर सकते, वी विल गो एंड पेट्रोल। सो ये ईरान वाला रोला इज आल्सो टू या टेक कंट्रोल ऑफ दो सी रूट्स। सो देयर सेइंग वील आवरसेल्व्स डू इट, वी कैनॉट डिपेंड अपॉन इंडिया, वी इंडिया इज एक्चुअली द धोखा दे रहा ਸਾਨੂੰ। तो नाउ एग्जैक्ट ਉੱਪਰੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਕरेंगे, they will keep smuggling stuff. Now physically they या are controlling the sea routes and या politically they are pressurizing the Indian government. अच्छा, ये benefit ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, okay, all that is fine, but the ओके question is this, कि does that still change India's intention, does that still change India's influence within America, does या that still change ਉਹਨਾਂ ਦਾ diaspora ਦਾ influence ਆ? ਨਹੀਂ, the question is it does not, until and unless America realizes that they have to balkanize India, एग्जैक्टली okay, या because ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਓਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹ ਵੀ ਮਰੋੜ ਲਓਗੇ, ਕੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, बिल्कुल बिल्कुल सही ਠੀਕ ਹੈ। 30% ਸਟਾਫ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੈਂਡ ਬੈਕ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। बिल्कुल So you have to destroy the ideology. The ideology is connected with the Indian state. So if America has to survive, if America या does not want to become another Canada and ओके another UK, बिल्कुल it has only one option, which is Khalistan, या which is the independent East. Now they went to Bangladesh, the eastern side, ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਈਸਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਊਥ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਮਾਡਲ ਫॉर, that is the best solution, and that's why I say the path to regional peace and stability and global peace and stability goes through Khalistan. ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ you guys cannot progress, Pakistan cannot या progress, Pakistan cannot become a proper state, it will always be a security state, military state, as long as you have India as your neighbor. The moment the एग्जैक्टली centralized power structure in India goes, when it is या independent East Punjab as your neighbor, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ जी ਕੋਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ बिल्कुल नहीं ਲਵਾਈ ਇੰਡੀਆ कभी ਨੇ, भी नहीं ਦਿੱਲੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਦਿੱਲੀ एग्जैक्ट ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂ ਆਰ ਆਰ ਫਰੈਂਡ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 90% ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਲ ਰੀਚ देयर ਵਿਦ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। एग्जैक्टली 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 ਅੱਛਾ ਅਜੀਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰੈਪ ਅਪ ਵੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੇ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਟਰੰਪ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ SFJ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਈਵਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ SFJ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ SFJ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SFJ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ SFJ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਤਨੀ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? म्यूट माइक अजीत भाई म्यूट है। हाँ Fahad, it's a very good question. Okay, so Thank the way we should look at it is कि America is definitely raising the issue of Khalistan through referendum Yeah. and some other maybe groups as well। ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। एग्जैक्टली H1B ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। बिल्कुल ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ supported by the the US deep state, because they have realized the real enemy is this। ਅੱਛਾ, Okay. ਹੁਣ the crux is we know that, let's assume that SFJ is supported by CIA and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ and all that stuff, but the Okay. crux is ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ the fact that I came to the conclusion that the American establishment has made a mind to balkanize India was when they started supporting the student movement in Bangladesh, Yeah, got it. because that was a solid indicator that now you are really doing something to undo India। Okay, Balkanize on India. ground you are doing something। Okay. SFJ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ the real signal will be when they will legitimize the Khalistan referendum। Okay, Okay. जो ये announcement है, it basically is an indication to that, it is an indicator to India that we might legitimize them। Okay. Right now it is an unofficial referendum, US government is Yeah. not overtly saying, but imagine एक मीटिंग भी हो गई कोई proper official of American establishment with SFJ, like Yeah. Marco Rubio मिल लेंदा है कि we are considering your proposal, that is going to legitimize this movement। Yeah. And that is going to be like an indicator कि भाई like yes they have fully made up the plan। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ establishment is now ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ India has to be balkanized। Okay, Exactly. now we don't know whether they have already made up that decision or they are in the process, they are definitely in the process of making that decision। Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। Nobody has given me that other plan। If the plan is to live with India the way it is, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ the same question I asked Pakistani establishment। That's why I say there is a flaw in the Pakistani policy towards India, because it is defensive। And Yeah. defense ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ we are going to bleed India for 100 years। Okay, Exactly. that's a defeatist policy। In long run, that's going to basically you're going to become part of Akhand Bharat। Your policy has to be जब when the other countries actually ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, you cannot wait and watch and ਇੱਕ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਗਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਉਹ time is on their side, they can wait it out and they have resources। So same way time is on their, every day that is passing where Indian state survives, America's chances of survival diminish। Okay. Okay। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਅਜੀਤ ਭਾਈ, that is ਕਿ America is taking in
ट्रस्ट टू बल्कनाइज इंडिया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਰਜੀਤ ਭਾਈ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਟਾਈਮ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨਾਨ ਥੈਂਕ ਯੂ एंड ओवर टू यू सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सर अरजीत का, देन फहद भाई आपका, कि आप लोगों ने कीमती वक्त में से जो है ना टाइम दिया खास तौर पर, और जो सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त ऑनगोइंग मुद्दे थे उनको आपने हाईलाइट किया, क्योंकि इन पर नॉर्मली स्टेट ओन मीडियाज पर या जहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड और कंस्ट्रेंट्स होती हैं मीडिया चैनल्स पर, वहाँ इस तरह बात नहीं होती। और ये एक 3 डायमेंशनल मैं समझता हूँ प्रोग्राम था, जिसमें हमने डिफेंस टू जियो पॉलिटिक्स और इवन कई मामलात में इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज प्लस कई ऐसे एस्पेक्ट जहां पाकिस्तान भी एक्सेल कर सकता है, पाकिस्तान सीख सकता है, पाकिस्तान अपनी कई चीज़ों को बेहतर कर सकता है, उन चीज़ों को भी हमने एक्सप्लोर किया। सो अगेन आई एम थैंकफुल टू यू बोथ ऑफ यू, और आई होप कि चीज़ें क्लियर रही होंगी। अगर आपको ये दिलचस्प लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा एंड प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।